नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से भारत पाकिस्तान की बजाने में बिजी था, पर इसी बीच भारत के लिए बहुत ही पॉजिटिव और गुड न्यूज सामने आई है। आईएमएफ के अनुसार भारत 2025 में $4 ट्रिलियन जीडीपी बन गया और इसी साल जापान को बीट करके फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन जाएगा। पहले प्रिडिक्शन की जा रही थी कि भारत 2030 में जापान को बीट करेगा, फिर कहा जा रहा था कि 2027 में बीट करेगा, फिर कहा गया कि भारत 2026 में जापान को बीट करेगा। पर अब आईएमएफ ने खुद मान लिया है कि भारत 2025 में ही वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। 22 अप्रैल 2025 को आईएमएफ ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट पब्लिश की थी, पर उसी दिन पहलगाम हो गया था, तो किसी का ध्यान इस रिपोर्ट में नहीं गया। आईएमएफ ने इस रिपोर्ट में बताया है कि इस समय दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी अमेरिकन है और यूएस की जीडीपी $30.5 ट्रिलियन है। सेकंड नंबर पे चाइना है जिसकी जीडीपी $19 ट्रिलियन है। थर्ड नंबर पे जर्मनी है जिसकी जीडीपी $4.7 ट्रिलियन है और फोर्थ पोजीशन पे भारत आ गया है। भारत की जीडीपी $4.187 ट्रिलियन है और जापान की जीडीपी $4.186 ट्रिलियन है। आईएमएफ के अनुसार पिछले 10 सालों में इंडिया की जीडीपी डबल हुई है। भारत की जीडीपी 105% बढ़ी है। 2015 में भारत की जीडीपी $2.1 ट्रिलियन थी। 2025 के एंड तक $4.3 ट्रिलियन हो जाएगी। 2015 में भारत 11th लार्जेस्ट इकोनॉमी था, 2025 में 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। इसके अलावा साल 2007 में भारत $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बना था, 2014 में 2 ट्रिलियन, 2021 में $3 ट्रिलियन इकोनॉमी बना और फिर सिर्फ 4 सालों में भारत 2025 में ही $4 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गया है। और अब भारत जिस स्पीड से ग्रो कर रहा है, कहा जा रहा है कि भारत बहुत जल्दी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा और वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन जाएगा। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि जर्मनी, इंडिया और जापान के जीडीपी के बीच डिफरेंस बहुत कम है और इस समय जर्मनी और जापान की ग्रोथ रेट 1% से भी कम है। वहीं भारत 6% से ज्यादा ग्रो कर रहा है। वहीं जर्मनी में कभी भी रिसेशन आ सकता है, तो अगर जर्मनी रिसेशन में चला गया तो भारत 2026 या 2027 की शुरुआत में जर्मनी को बीट करके वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। जहां 2025 में यूएस की ग्रोथ रेट 1.8% रहने वाली है और हो सकता है कि जर्मनी 2025 में रिसेशन में चला जाए। वहीं जापान की ग्रोथ रेट 0.6% रहने वाली है, चाइना की 4% और इंडिया की 6.2% रहने वाली है। तो आईएमएफ के अनुसार 2025 में भारत वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी रहने वाला है और 2026 में भी भारत वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ही रहेगा। देखो, अगर आपको आईएमएफ की रिपोर्ट को डिटेल से जानना है तो रिपोर्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। आप रिपोर्ट में क्लिक करके कंट्री सेलेक्ट करके कई पैरामीटर्स अपने आप से चेक कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वाई इंडिया राइजिंग। आईएमएफ ने कहा है कि भारत सरकार और आरबीआई ने पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छे एक्शन लिए हैं, जिसके चलते भारत में इन्फ्लेशन बहुत तेजी से कम हो रही है, साथ में भारत की इकोनॉमी भी स्ट्रांग हो रही है। इसके अलावा आईएमएफ ने कहा है कि भारत सरकार जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में इन्वेस्ट कर रही है, जैसे कि रोड बनवा रही है, पोर्ट, एयरपोर्ट बना रही है, उससे भारत में डोमेस्टिक डिमांड को बूस्ट मिल रहा है। डोमेस्टिक डिमांड बढ़ने से भारत में डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी तेजी से बढ़ रही है और इससे इंडिया की ग्रोथ रेट बढ़ रही है। आईएमएफ ने कहा कि भारत के पास खुद 140 करोड़ लोगों का डोमेस्टिक मार्केट है और डोमेस्टिक मार्केट की डिमांड बढ़ने से भारत तेजी से ग्रो कर रहा है। आईएमएफ ने कहा कि अगर कल को दुनिया भर में मंदी आ भी जाती है तो भारत के पास खुद ही इतना बड़ा डोमेस्टिक मार्केट है जिसके चलते वो ग्रो करता रहेगा। भारत को दूसरे देशों के मार्केट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा आईएमएफ ने कहा कि भारत सरकार ने एक्साइज ड्यूटी को कम किया है, कॉर्पोरेट टैक्स को कम किया, जिसके चलते भारत में मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ रही है और इससे भारत पहले के मुकाबले ज्यादा एक्सपोर्ट भी कर पा रहा है। पर देखो, भारत का रियल कंपटीशन 2027 से शुरू होने वाला है, जब उसके सामने चाइना होगा और चाइना की जीडीपी भारत से 4 से 5 गुना ज्यादा है। दोनों देशों की जीडीपी के बीच ह्यूमंगस गैप है, तो उस गैप को कम करने के लिए भारत को आने वाले 10 सालों में मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म करने होंगे। भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर पे हैवी इन्वेस्ट करना होगा। इसके अलावा मेडिकल सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर में मेजर रिफॉर्म लाने होंगे। इसके अलावा भारत को अपनी ग्रोथ रेट को 8% के पास रखना होगा ताकि वो जल्दी से थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बने और फिर उसके बाद चाइना से भारत का गैप भी कम हो सके। आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि चाइना की ग्रोथ रेट आने वाले समय में और तेजी से गिरने वाली है। जो चाइना 8 से 10% से ग्रो करता था, वो आने वाले समय में 4% से भी ग्रो नहीं करने वाला है। 2025 में चाइना की ग्रोथ रेट गिर के 3.9% हो जाएगी और 2030 तक ये 3% तक आ जाएगी और चाइना में मैन्युफैक्चरिंग भी कम होती जाएगी। तो अगर भारत को आने वाले 10 सालों में तेजी से ग्रो करना है और चाइना को बीट करना है, जो कि आप लोगों को अभी इम्पॉसिबल लग रहा होगा,
पर अगर हमें चाइना को हराना है तो उसके लिए भारत को चाइना से ही सीखना होगा। चाइना जब 2008 में $4 ट्रिलियन की इकॉनमी था, तब उसके यहाँ लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ना शुरू हो गया था। 2007 में चाइना का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन 73% था। मतलब चाइना में जितने लेबर थे उसमें 73% कहीं काम कर रहे थे। वहीं भारत का लेबर पार्टिसिपेशन अभी तक सिर्फ 50% तक पहुंचा है। भारत का लेबर पार्टिसिपेशन इसलिए कम है क्योंकि भारत में फीमेल के पास जॉब्स नहीं है। चाइना का फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन 66% है, वहीं इंडिया का 30%। इंडिया में सिर्फ 30% महिलाएं काम करती हैं। तो भारत को अपने लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को बढ़ाना होगा, विमेंस पार्टिसिपेशन को बढ़ाना होगा, तभी जाके भारत फ्यूचर में चाइना को हरा पाएगा। इसके अलावा भारत को अपनी ग्रोथ रेट को लॉन्ग टर्म के लिए 8 से 10% के बीच रखना होगा। तो उसके लिए भारत को कंजप्शन बेस्ड इकोनॉमी से चाइना की तरह एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी बनना होगा। चाइना ने कई डेकेड तक अपनी ग्रोथ रेट को एक्सपोर्ट के दम पे 9 से 10% के बीच रखा हुआ था। चाइना ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन ट्रेड सरप्लस को टच करने वाला था। तो भारत को भी चाइना की तरह अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा और उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे मेजर फोकस करना होगा। भारत सरकार को PLI स्कीम के तहत जो प्राइवेट कंपनीज चाइना को छोड़ के भारत आना चाहती हैं, उन्हें स्पेशल इंसेंटिव देना होगा। इससे भारत में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, जॉब्स बढ़ेगी, भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा और साथ में भारत की ग्रोथ भी बढ़ेगी। इसके अलावा भारत सरकार को इन्फ्लेशन को कम करना होगा और उसके लिए सिर्फ एक चीज में टैक्स को कम करना होगा और वो है पेट्रोल एंड डीजल। अगर भारत सरकार ने 5 से 10 रुपए भी पेट्रोल और डीजल में कम कर दिया, इससे भारत में इन्फ्लेशन बहुत तेजी से कम हो जाएगी, जिससे भारत में लोगों की बाइंग पावर बढ़ेगी। इसके अलावा भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को फ्रीबी कल्चर को खत्म करना होगा और टैक्स पेयर के पैसों को इंडिया की डेवलपमेंट में लगाना होगा। मैन्युफैक्चरिंग, AI, हेल्थ केयर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाना होगा। इसके अलावा भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर में हैवी इन्वेस्ट करना होगा और ये बात IMF ने भी कई बार कही है। देखो, जब भी हम चाइना की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत इंफ्रास्ट्रक्चर की इमेज सामने आती है। चाइना में बड़े बड़े स्काई स्क्रेपर, हाईटेक सिटी, एक्सप्रेसवे, बुलेट ट्रेन है। चाइना ने कई सालों तक अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में हैवी इन्वेस्ट किया है क्योंकि इसके पीछे चाइना की लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी छुपी हुई थी। 1990s में जब जापान मैन्युफैक्चरिंग में पीक में था तो ग्लोबल कंपनीज जापान का अल्टरनेटिव ढूंढ रही थी। वहीं चाइना के पास सिर्फ एक एडवांटेज था और वो एडवांटेज था चीप लेबर का। जहां जापान में आबादी बढ़ नहीं रही थी, वहीं चाइना में आबादी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही थी, जिसके चलते चाइना में यंग वर्कफोर्स के नंबर भी तेजी से बढ़ रहे थे, जिससे चाइना में अनएम्प्लॉयमेंट भी तेजी से बढ़ती जा रही थी। तो उस केस में चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर में हैवी इन्वेस्ट करना शुरू किया। रोड, हाईवे, एक्सप्रेसवे, रेल, पोर्ट को डेवलप करना शुरू किया। इलेक्ट्रिसिटी के लिए कई कई जगह पे पावर प्लांट को बनाया और इन सब चीजों के करने से चाइना में मैन्युफैक्चरिंग शुरू होने लगी। चाइना ने ग्लोबल कंपनीज को इन्विटेशन दिया, इंसेंटिव दिया, जिससे चाइना में इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हुई। ग्लोबल कंपनीज चाइना में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलने लगी और फिर धीरे धीरे चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने लगा। पर अब चाइना धीरे धीरे जापान बनता जा रहा है और चाइना की जगह भारत ले रहा है। तो भारत को भी चाइना की तरह अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करते रहना होगा और ग्लोबल कंपनीज को इन्वाइट करते रहना होगा, जिससे भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ सके। देखो, अगर भारत अपनी ग्रोथ रेट को आने वाले 10 सालों तक 8 से 10% के बीच रख पाता है, जो कि बहुत टफ होगा, पर अगर भारत ऐसा कर लेता है तो भारत 2031-32 तक $10 ट्रिलियन की इकॉनमी बन जाएगा और 2032 तक भारत $2 ट्रिलियन एक्सपोर्ट, $1 ट्रिलियन मर्चेंडाइज और $1 ट्रिलियन सर्विस एक्सपोर्ट कर रहा होगा। आइए अब जानते हैं कि भारत कैसे 8 से 10% के बीच ग्रो कर सकता है। भारत के रेलवे मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव जी ने बताया है कि भारत कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के चलते अगले 20 सालों तक 8% से ग्रो कर सकता है। अश्वनी जी ने बताया कि भारत की GDP में 59% शेयर कंजप्शन का है। मतलब भारत में जो प्रोडक्शन होती है या कोई भी चीज बनती है वो ज्यादातर भारत के लोग ही कंज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि भारत की आबादी बहुत ज्यादा है। इसीलिए भारत को कंजप्शन बेस्ड इकोनॉमी कहा जाता है। तो जहां भारत की GDP में 59% शेयर कंजप्शन का है, वहीं 27% शेयर इन्वेस्टमेंट का है। तो भारत सरकार 27% इन्वेस्टमेंट शेयर को बढ़ाने में लगी हुई है, क्योंकि भारत कभी भी कंजप्शन बेस के दम पे ग्रो नहीं कर सकता है। अगर भारत को तेजी से ग्रो करना है तो उसे आज नहीं तो कल GDP में इन्वेस्टमेंट के शेयर को बढ़ाना होगा। अभी भारत की GDP में इन्वेस्टमेंट का शेयर 27% है, पर भारत सरकार इसे 35% तक लेके जाना चाहती है। अब आप लोग पूछोगे कि इन्वेस्टमेंट का शेयर बढ़ने से देश की अर्थव्यवस्था को कैसे फायदा होगा। तो देखो, इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से बहुत सारी नौकरियां पैदा होंगी, लोग गरीबी से बाहर आएंगे, उनके पास पहले के मुकाबले ज्यादा पैसा आएगा, उससे वो ज्यादा सामान खरीदेंगे, इससे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, फिर उससे और ज्यादा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होंगे, उससे कंपनीज को फायदा होगा, वो और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलेंगी और फिर उससे और नौकरियां पैदा होंगी, फिर और लोग गरीबी से बाहर आएंगे और ये चीज एक साइकिल की तरह काम करेगी। इसके अलावा भारत सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेगी, जिससे स्टील, सीमेंट और बहुत सी इंडस्ट्रीज को फायदा होगा। देश का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी, जिससे कंपनी
कंपनीज को मैन्युफैक्चरिंग करना सस्ता पड़ेगा। इससे भारत का ट्रेड बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा और फिर भारत की इकॉनमी भी तेजी से ग्रो होगी। ये चीज़ यूएस ने भी की है, चाइना ने भी की है, साउथ कोरिया, जापान, जर्मनी, फ्रांस सबने की है, तभी उनकी इकॉनमी जल्दी ग्रो हुई है। इन देशों की सरकारों ने लंबे समय तक जीडीपी में इन्वेस्टमेंट के शेयर को 40 से 45% तक रखा हुआ था और अब यही चीज़ भारत भी कर रहा है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।